अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन दोनों साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था टू एक्सप्लेन दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव। इनसे पहले 3 मॉडल्स थे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल। सो इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इन दोनों मॉडल्स को फॉलो नहीं करती बल्कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करती है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये इस नाम से भी आता होता है, डेट एक्सप्लेन मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, और ये इस तरह से भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन दैट हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव। सो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाय दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में नेम्स आ जाएंगे साइंटिस्ट के, मैथ्यू, मीजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। 1958 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एंड दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आ जाएगा डिटेल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में दे यूज्ड अ बैक्टीरियम इकोलाई फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रू इकोलाई in a medium containing N15 which is called as heavy isotope of nitrogen। So सबसे पहले इन्होंने इकोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें उन्होंने N15 ऐड किया हुआ था ताकि जितने भी न्यू बैक्टीरिया बने सबके डीएनए के अंदर N15 इनकॉपरेट हो जाए, ऐड हो जाए। और डीएनए के अंदर कहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो सकता है? इन नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद they transferred these bacteria in 3 separate dishes, and in these dishes they have already added N14 which is considered as the lighter isotope of nitrogen। अब यहाँ से इन्होंने इन सारे बैक्टीरिया को 3 सेपरेट डिशेस में ट्रांसफ़र करवा दिया और इन डिशेस में उन्होंने ऑलरेडी N14 ऐड किया हुआ था। एंड आफ्टर दैट दे कलेक्टेड samples from these 3 dishes at different minutes. From first dish they collected sample of these bacteria soon after the transfer। यहाँ से N14 वाले मीडियम में ऐड करते साथ ही इनको यहाँ से रिमूव कर लिया। So it was named as 0-minute sample। From second dish they removed bacteria after 20 minutes। So that's why it was named as 20-minute sample। And from third dish they removed bacteria after 40 minutes, so it was named as 40-minute sample। ये 3 सैम्पल्स हो गए। एक और सैम्पल उन्होंने ऐड किया विच वॉज कंट्रोल सैम्पल। इसके लिए उन्होंने ये बैक्टीरिया लिया सेपरेटली, वो वाला नहीं जो N15 में ग्रो करवाया हुआ था। ये बिल्कुल स्टार्ट वाला बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया जिसमें ना N15 थी पहले अभी, ना N14 थी। ये वाला बैक्टीरिया लिया इन्होंने और सेपरेटली इसको ग्रो करवाया इन अ मीडियम कंटेनिंग N14 लाइटर आइसोटोप, ताकि जितने भी बैक्टीरिया बने उन सब के अंदर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स में N14 ऐड हो जाए। एंड दे कलेक्टेड सैम्पल फ्रॉम दिस डिश, इट वॉज नेम्ड एज कंट्रोल सैम्पल। टोटल 4 सैम्पल्स हो गए। अब इन्होंने इन चारों सैम्पल्स के जो बैक्टीरिया थे इनमें से डीएनए निकाल लिए। अब इनके डीएनए को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो उसकी ट्यूब्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन की ट्यूब्स, उसमें सबसे पहले उन्होंने सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ था। सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सेंट्रीफ्यूज में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एक डेंसिटी ग्रेडियंट इस्टेब्लिश कर देता है। टॉप पे सबसे लो डेंसिटी होती है और फिर आप बॉटम की तरफ आएँ तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की बॉटम पे होती है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, तो ये एक ग्रेडियंट बन जाता है। अब जब इसमें आप डीएनए ऐड करते हैं तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस डीएनए अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटल हो जाता है। सो इन्होंने इन सारे डीएनए को इन ट्यूब्स में ऐड किया इन विच सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन वाज प्रेजेंट, एंड देन ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, आफ्टर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन
these DNAs were arranged according to their densities. और फिर उन्होंने क्या देखा, ये हैं रिजल्ट्स इसके साइंटिफिकेशन के। उन्होंने ये देखा कि DNA फ्रॉम कंट्रोल सैंपल अरेंज्ड एट द टॉप because it contained both lighter strands, and DNA from the 0-minute sample arranged at the bottom because it contained both heavy strands, and DNA from the 20-minute sample arranged at the intermediate level, टॉप और बॉटम वाले के इंटरमीडिएट लेवल पे। और 40 मिनट वाला जो सैंपल है उसने 2 लेयर्स बनाई, एक लेयर बनाई इंटरमीडिएट लेवल पे और एक लेयर बनाई टॉप लेवल पे। अब इन दोनों रिजल्ट्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि DNA की जो रेप्लिकेशन हुई है वो सेमी कंजर्वेटिव वे से हुई है। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, जो इन्होंने इंटरप्रेट किया इन रिजल्ट्स को। उस एक्सप्लेनेशन से पहले ये जो इक्वलाई होता है, ये आपने याद रखना है कि जो इक्वलाई है उसको 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। 20 मिनट्स में वो एक दफ़ा रेप्लिकेट कर जाता है। सो इट मीन्स इस डिश में से जो बैक्टीरिया निकाला था यहाँ पे वो एक दफ़ा अपनी रेप्लिकेशन कंप्लीट कर चुका था और यहाँ पे 2 दफ़ा रेप्लिकेशन कंप्लीट कर चुका था। अब हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करते हुए इस डिश में और इस डिश में DNAs को रेप्लिकेट करके देखते हैं कि उनकी डेंसिटीज़ ये वाली आती हैं या नहीं आती। सबसे पहले 20 मिनट्स वाले डिश में जो बैक्टीरिया थे पहले, उनमें दोनों कौन से स्ट्रैंड्स थे, N15 वाले। तो उन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट करना है इस डिश में। तो जब सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ये रेप्लिकेट करेगा पेरेंटल DNA ओपन हुआ, दोनों डॉटर DNAs को एक एक इसने अपना स्ट्रैंड N15 वाला दे दिया और हर पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया डॉटर DNAs के अंदर। अब जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो N14 वाला ही बन सकता है, वो N15 वाला बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मीडियम में सिर्फ क्या है, N14। सो इस तरह से जब रेप्लिकेशन हुई सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग, तो ये जो डॉटर DNA बने, हर DNA के अंदर एक हैवी स्ट्रैंड एक लाइटर स्ट्रैंड। तो जब एक हैवी और एक लाइटर स्ट्रैंड होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, इंटरमीडिएट। सो 20 मिनट्स वालों की डेंसिटी किधर थी, इंटरमीडिएट लेवल पे। तो ये रिज़ल्ट मैच कर गया। अब इसी तरह से 40 मिनट का देखते हैं। 40 मिनट्स वालों में 2 दफ़ा रेप्लिकेशन हुई, एक दफ़ा इस तरह हुई होगी, उसके बाद इसी डॉटर DNA ने दोबारा रेप्लिकेट करना है। जब ये डॉटर DNA विच इज़ अ हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड बोलते हैं क्योंकि इसमें एक हैवी स्ट्रैंड होता है, एक लाइटर स्ट्रैंड होता है। जब ये रेप्लिकेट किया होगा तो अगेन ये पेरेंटल स्ट्रैंड ओपन हुआ होगा और इसने एक अपना स्ट्रैंड जो है N15 वाला वो एक डॉटर DNA को दिया और दूसरा N14 वाला स्ट्रैंड दूसरे डॉटर DNA को दिया। तो जिस डॉटर DNA को N15 वाला स्ट्रैंड मिला उसने भी न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाया जो कि N14 वाला ही था, और जिस डॉटर DNA को N14 वाला स्ट्रैंड मिला पेरेंट से, उसने भी न्यू स्ट्रैंड N14 वाला ही सिंथेसाइज करना है क्योंकि मीडियम में है ही N14। अब ये बने हैं डॉटर DNAs। अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसमें एक हैवी है एक लाइटर है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंटरमीडिएट। इसमें दोनों क्या हैं, इसमें दोनों लाइटर हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, लाइट। सो रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, एक DNA इंटरमीडिएट लेवल पे रेंज हुआ था वो ये वाला होगा और एक टॉप पे रेंज हुआ था वो ये वाला। सो अगर हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करते हुए देखते हैं और रिज़ल्ट्स को मैच करते हैं, तो ये रिज़ल्ट्स मैच हो रहे हैं, इट मीन्स DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग ही होती है। और इसके बाद ये कंक्लूजन भी ये आ जाएगा
सो इट इज़ प्रूव दैट DNA रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मॉडल या डिस्पर्सिव मॉडल को फॉलो करते हो अगर आप इसको करके भी देख लें बेशक, तो ये रिजल्ट्स नहीं आते। अब इसको आपने डिवाइड करके लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो हेडिंग्स में और पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी आपने पिक्चर ले लेनी है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट, फिर साइंटिफिकेशन, साइंटिफिकेशन के बाद ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द साइंटिफिकेशन, उनको ये एक्सप्लेन किया गया, और ये कंक्लूजन। इस तरह से इसको आपने लिखना है। थैंक यू।